हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग अपनी चंडीगढ़ पुलिस वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो इन सब क्वेश्चंस जो हम आज करेंगे, प्लीज़ इन्हें एक बार गो थ्रू करिएगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं 71st मिस यूनिवर्स जो 2022 की मिस यूनिवर्स बनी है। ये बनी है यूएसए की बॉनी गैब्रियल। अगर हम बात करें कि क्या कभी इंडिया की कोई मिस यूनिवर्स बनी है, तो आंसर यस। इंडिया की 3 बार मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। इंडिया से 3 फीमेल्स ऐसी हैं जो मिस यूनिवर्स बनी है। अभी रिसेंटली 2021 में शहनाज संधू जो है वो बनी थी। उससे पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इंडियन इंडियन जो ओरिजिन की या फिर इंडियन कितने मिस यूनिवर्स बन चुके हैं, तो 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं आज तक। रिसेंटली 2023 के ऑस्कर्स अवार्ड्स दिए गए, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस साल। तो हमें एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था, इंडियन सॉन्ग। और दूसरा एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, एक स्मॉल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, मतलब शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में आता है ये। तो मूवी का नाम था द एलिफेंट विस्पर बाय कार्तिका गोंसलेव और गुनीत मोंगा। इसमें आप इस मूवी का, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर। और दूसरा ये वाला नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि मूवी RR RRR की मूवी से इन्हें भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो मिलता है वो मिल रहा है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेसिकली लिटरेचर में मिलता है, जो सबसे अच्छी बुक्स होती हैं जो इंग्लिश में पब्लिश की जाती हैं, उन्हें बुकर प्राइज मिलता है। तो इस साल जो बुकर प्राइज मिल रहा है वो मिल रहा है, बुक का नाम है टाइम शेल्टर। तो जिसे लिखने वाले का नाम है जॉर्जिया गॉस्पॉडिनोव। ये बल्गेरियन राइटर है और इसी बुक को ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडल ने। कुछ बुक्स की बात करते हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी बुक्स लॉन्च हुई हैं, पर हम उन्हीं बुक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो न्यूज़ में थी थोड़ी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, आज़ाद इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे, तो इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आज़ाद। दूसरी बुक का नाम है अम्बेडकर ए लाइफ रिटन बाय। तो ये बुक लिखी गई है बाय शशि थरूर, जिन्होंने इस बुक में इन्होंने हमारे जो अम्बेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी स्टोरीज इसमें पब्लिश की है। इंडिया का पहला एक विलेज है जो 24/7 सोलर पावर्ड है, तो उसका नाम है मोदेरा इन गुजरात। इंडिया का पहला इंडिया की पहली एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फुली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है, मतलब कि गांव में जितने भी लोग, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग होंगे उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी। तो वो है कोलम केरला का। रिसेंटली हमारी नेशनल गेम्स खेली जा रही हैं। किस स्टेट में ये गेम्स होंगी, वो है गोवा। तो गोवा में हमारे 2023 की गेम्स खेली जाएंगी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप खेला गया था कतर में, ये सबको पता होगा। और जीतने वाली टीम का नाम था अर्जेंटीना। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप था, इसका मैस्कॉट क्या था। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये मैस्कॉट था। तो इसका मैस्कॉट का नाम है लाइव। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ खेला गया था ये वर्ल्ड कप, कतर में। और साथ में जो टीम जीती थी उसका नाम है अर्जेंटीना। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। 2023 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसका जो मैस्कॉट है वो ये रहेगा। इस मैस्कॉट का नाम है तजुनी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तजुनी नाम है इसका। अब यहाँ बात करते हैं मैस्कॉट ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। ये 45 नंबर का देखो, मैस्कॉट ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। इंडियन नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रही है उसका भी एक मैस्कॉट है, उसका नाम है मोगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक बाइसन है, तो उसका नाम है मोगा। तो जब भी हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ की बात करते हैं, जब भी कुछ खास इवेंट्स होते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गया, इन चीज़ों में नेशनल गेम्स होगी, तो इनमें मैस्कॉट का काफ़ी रोल रहता है। तो मैस्कॉट भी थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विच नेविगेशन सिस्टम इज यूज इन इंडिया। इंडिया में हम किस तरह का नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादातर आपने सुना होगा जीपीएस, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। तो जीपीएस इंडियन नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिया में हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, बट जीपीएस बेसिकली यूएसए का सिस्टम है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जीपीएस चलाते हो। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है, जोमेटो वाले या फिर ओला कैब वाले जीपीएस को यूज़ करके हमारे घर तक पहुँचते हैं। इंडिया ने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम का नाम है नाविक। तो अगर आप हमसे पूछा जाए नाविक की फुल फॉर्म क्या है, तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन रहेगी। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है ये ग्लोबली नहीं है, मतलब कि पूरी दुनिया को कवर नहीं करता। हमें इंडिया से मतलब है तो इंडिया को कवर करता है, साथ में इंडिया से 1500 किलोमीटर तक, ईस्ट और वेस्ट 1500 किलोमीटर तक कवर करेगा, मतलब कि अफ्रीका तक कवर कर रहा है। हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है ये ग्लोबली नहीं है। वैसे दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं जिनके अपने अपने नेविगेशन सिस्टम बना रखे हैं, तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चाइना के पास कोई नेविगेशन सिस्टम है, तो आंसर यस, उसका नाम है बेदू। यूरोप में इनके पास गैलीलियो है सिस्टम। ग्लोनास रशिया का है।
जैसे मैंने बताया नाविक और IRNSS ये सिस्टम इंडिया का है। QZSS ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम ये रहेगा जापान का। अगर इंडिया की बात सॉरी अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस के पास GPS है। अब हम बात करते हैं सीपैक की। ये सीपैक काफी न्यूज में था। सीपैक बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान और चाइना मिल के क्या कर रहे हैं। चाइना खासकर जो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, हमारे कश्मीर का कुछ एरिया जो है अभी पाकिस्तान के पास है, वहां से चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक रास्ता बना रहा है। चाइना पाकिस्तान के कश्मीर से एक रास्ता बना रहा है जो ऑल द वे अरबियन सी में जाएगा। अरबियन सी में जाएगा, तो इसी रास्ते का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है। और चाइना इससे क्या करेगा, और मान लो इंडिया का मैप है, तो चाइना यहाँ से ऑल द वे आता हुआ अरबियन सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस रास्ते से थ्रू। तो यहाँ पे चाइना ने अपना एक पोर्ट भी बनाया जिसका नाम है गवादर पोर्ट। ये भी याद रखिएगा, गवादर पोर्ट चाइना ने बनाया। कहाँ पे? कराची में, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का एरिया वहाँ पे उसने एक पोर्ट बनाया। इससे क्या होगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन करनी है गुड्स की, तो वो इंडियन ओशन से ना होते हुए अरबियन सी से ही बाय लैंड रूट ये सीधा चाइना पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कुछ बॉर्डर के एरियाज की। ड्यूरन लाइन ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ड्यूरन लाइन वाले बॉर्डर पे चाइना जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी सोल्जर्स के बीच में स्कर्मिशेस देखी गई हमने, छोटी मोटी लड़ाइयाँ देखी गई वहाँ पे। तो अगर हमसे पूछा जाए ड्यूरन लाइन जो बॉर्डर है वो किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आंसर रहेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे और भी बॉर्डर्स हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। जैसे कि मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है। और ड्यूरन लाइन जैसे मैं बता ही चुका हूँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे एक और लाइन है, यहाँ यहाँ पर आप देखोगे 24 लैटिट्यूड लाइन। 24 लैटिट्यूड जो लाइन है इसे ग्रीन लाइन भी कहते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बट कहाँ पे है? गुजरात में कच्छ वाली जगह पे है। 38 पैरेलल भी देख लेना आप, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 49 पैरेलल जो है ये बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा के बीच में। और 17 लैटिट्यूड लाइन है वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में रहेगा। हमने अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो रशिया है, रशिया हमें S-400 सिस्टम बेच रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे S-400 क्या है। S-400 बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए कि ये रहा इंडिया, और अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल इंडिया की तरफ आती है या रॉकेट कुछ लॉन्च करता है पाकिस्तान, तो हम ये एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगा रखेंगे। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली कुछ मिसाइल्स जाएंगी और हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। हमने कुछ खुद भी बना रखे हैं और हम कुछ रशिया से भी ले रहे हैं। S-400 इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। S-400 सिस्टम नाम रहेगा सर। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो उसका नाम है परम सिद्धि। तो अगर हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं उसका नाम है फुगाकू जापान, वो जापान का है। रशिया यूक्रेन के बारे में सबने सुना होगा। रशिया यूक्रेन में पिछले एक साल से लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन और रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे मैंने रशिया यूक्रेन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे कॉर्नर में दे दूंगा टॉप में। बट अभी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं करेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की करेंसी है हर्वेनिया। अगर आपसे यूक्रेन की कैपिटल पूछी जाए तो वो है कीव। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये हैं जनरल स्टडीज के। तो जनरल स्टडीज में जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो कोशिश की है कि उनको यहाँ पे मेंशन करने की, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर की। तो एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है मेसोस्फेयर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले रहेगी ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होती है मीजोस्फेयर और फोर्थ होती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर ही आइनोस्फेयर होती है। जो लास्ट लेयर रहेगी वो होती है एक्सोस्फेयर। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स होती हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लेयर ये रहेगी ट्रोपोस्फेयर होती है, सेकेंड लेयर रहेगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी रहेगी मीजोस्फेयर, फोर्थ रहेगी आपकी थर्मोस्फेयर और लास्ट रहेगी एक्सोस्फेयर। ठीक है, याद रखिए टोटल हमारे पास कितनी लेयर्स होगी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर किस लेयर में होती है, तो आपका आंसर है ओजोन लेयर हमें सेकंड लेयर में मिलेगी। और सेकंड लेयर कौन सी है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है। ये कुछ चीज़ें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है हमारी वो घूमती है।
अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल चक्कर लगाती रहती है। अगर हमसे उसकी स्पीड पूछी जाए तो वो है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती धरती। धरती जो घूम रही है वो इलिप्ट अपने ही एक चक्कर काटती है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। और जो हम सन के, धरती दो काम करती है बेसिकली, धरती अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल भी घूमती है और धरती जो है वो सन के चक्कर भी काटती है, इलिप्टिकल ऑर्डर में काटती है। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी रिवर। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी, तो वो रिवर नाइल है। और रिवर नाइल ड्रेन कहाँ पे होती है, या फिर आपसे पूछा जाए माउथ ऑफ द रिवर नाइल क्या है, रिवर नाइल गिरती कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा आपका रिवर नाइल जो है वो गिरती है मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। अब बात करते हैं इक्वेटर में से, इक्वेटर किन कंट्री से पास नहीं होता। अगर हमसे ये पूछा जाए इक्वेटर, आपको पता होगा इक्वेटर क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक लाइन है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री से पास करती है। इक्वेटर जो है वो यूएई से पास नहीं करता, बाकी कंट्री से पास करता है। डेट लाइन, डेट लाइन ऑरिजिनेट होती है 180 डिग्री से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लेक का नाम है कैस्पियन सी। हाँ, ऑल्दो इसका नाम कैस्पियन सी है, बट ये लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो रहेगा एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम इसको नंबर वाइज लगाने की बात करें इनके साइज के हिसाब से, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका रहेगा, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ में अंटार्कटिका रहेगा, और सिक्स में रहेगा यूरोप, और सेवंथ में रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जिसे हम ओशियनिया भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं स्मॉलेस्ट ओशन की बात करता हूँ तो आर्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है। अगर सबसे बड़े ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशन आता है, थर्ड नंबर पर इंडियन ओशन आता है, और फोर्थ नंबर पे आपका साउदर्न ओशन आएगा, और लास्ट ओशन जो है वो आर्टिक ओशन रहेगा। कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ को कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक इनविजिबल हैंड थ्योरी भी दी थी। हु इज द हु इज द हेड ऑफ द इसरो, आपको पता होगा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो इसरो ही लॉन्च करता है। तो अगर मैं इनके हेड की बात करता हूं तो इनके हेड का नाम है एस सोमनाथ। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसरो के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे इसरो का हेड पूछा जाए तो वो बेंगलुरु में रहेगा। और मोस्टली इसरो क्या करता है, जो अपनी सैटेलाइट्स है वो यहाँ से लॉन्च करता है। ये जगह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मिलेगी आपको। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है, अब यहाँ पे एक आइलैंड रहेगा श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा आइलैंड से हम लोग लॉन्च करते हैं अपनी सैटेलाइट्स को। इसी से थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट में एक आइलैंड है जिसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो अब्दुल कलाम आइलैंड से हम लोग लॉन्च करते हैं अपनी मिसाइल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए हम अपनी सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च करते हैं, जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो रहेगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। श्रीहरिकोटा जो है वहां से सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, इसरो लॉन्च करता है, वो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और जो उड़ीसा है वहां से हम अपनी मिसाइल्स लॉन्च करते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड क्योंकि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, उनके नाम से रखा गया, और वो उड़ीसा में है। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन ने टोटल 12 प्लान दिए थे। बेसिकली ये लोग क्या करते थे प्लानिंग कमीशन वाले, ये 5 ईयर्स के प्लान बनाते थे ताकि इंडिया में क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें हैवी इंडस्ट्रीज बिल्डअप करनी चाहिए, हमें अगले साल ये करना चाहिए। तो 5 ईयर्स के प्लान बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, 2014 तक, 2014 तक हमारा जो प्लानिंग कमीशन जो था उसने वर्क किया। बट 2015 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया गया। तो उसके बाद आ जाता है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारे देश में नीति आयोग काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन ने टोटल कितने प्लान्स बनाए थे, तो आपका आंसर है 12। अब बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन का नाम था जवाहरलाल नेहरू। यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। यमुना ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की। अगर हमसे ये पूछा जाए, अब ये देखिए ये है गंगा रिवर, तो यमुना रिवर इसको यहां पे मिल रही है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो यमुना रिवर है वो गंगा से कहाँ मिलती है, तो उसका आंसर रहेगा प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया प्रयागराज। यूपी में प्रयागराज वाली जगह पे गंगा रिवर, यमुना रिवर गंगा से मिलेगी। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे ना मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क ये काफी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क में हमने 8 चीते जो होते हैं, चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि इंडिया में चीते एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो हमने 8 चीतों को
नामीबिया एक देश है अफ्रीका में, वहां से लाया और यहाँ पे रिलोकेट किया। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हमने जो 8 चीता थे या फिर हमने चीता कहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आंसर रहेगा कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिगेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया। अगर मैं बिगेस्ट लेगून लेक की बात करता हूँ तो चिल्का लेक है इंडिया में, वो है ओडिशा में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखो, इंडिया में ना ही इक्वेटर पास करता है ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इंडिया में जो रेखा क्रॉस करती है इंडिया को, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, 23 1/2 नॉर्थ से। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिल्ली और मध्य प्रदेश से पास नहीं करता, ये राजस्थान से पास करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम ये पूछा जाए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या इससे कोई रिवर काटती है 2 बार, तो आंसर है यस। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये माही रिवर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश सारनाथ दिया था। सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे? ये यूपी में रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था या निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप बोलोगे बोध गया। जो बोध गया है ये बेसिकली बिहार में है। यहाँ महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वो, तो 35 साल की उम्र में उन्हें निर्वाणा प्राप्त हो गया था। बोध गया बिहार। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजगृह में होती है। अब बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। बेसिकली फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोका ने कराई थी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसका हेड कौन थे? तो उसके जो हेड थे उनका नाम था मोगाली पुत्ता तीसा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का मतलब क्या होता है? बेसिकली बुद्धा का मतलब होता है अवेकेंड वन, वो पर्सन जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जाग चुका है, जो बॉन्डेज से बाहर, जो जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर हो चुका है। तो उसका आंसर बोथ ए और बी रहेगा। अगर हमसे पूछा जाए बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी अमेरिका के शिकागो शहर में। अगर हमसे पूछा जाए वो कब अटेंड की थी, तो 1893 में इन्होंने अटेंड की थी। झटकास आर सेक्रेट टेक्स्ट एसोसिएटेड विद। जो झटका स्टोरीज है बेसिकली ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में छोटी छोटी स्टोरीज हैं, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड की झटकास। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंदा रूलर की डायनेस्टी को खत्म किया था? किस नंदा रूलर के रूल को खत्म किया था? तो आंसर रहेगा धनानंद। आर्य समाज को स्टार्ट करने वाले हमारे जो संत महाराज हैं उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्टार्ट किया था। स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं इन्होंने ही जो जिन्हें हम डीएवी कॉलेजेस कहते हैं वो इन्होंने स्टार्ट किए थे। और साथ में एक और बात, इन्होंने कहा था इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस। जो हिंदुस्तान है हिंदुस्तानी के लिए बिलोंग करता है। और साथ में गो बैक टू वेदास भी इन्होंने ही कहा था, गो बैक टू वेदास। और दूसरी चीज याद रखिएगा, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस। अब बात करते हैं पंजाब केसरी टाइटल किसे मिला था? तो लाला लाजपत राय साहब को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो बुद्धिस्ट जो भी टेक्स्ट हैं वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो है पाली में। अगर हमसे पूछा जाता है कि जैन के जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं वो किस में लिखे गए हैं, तो आंसर रहेगा प्राकृतिक। अगर हमसे बुद्धिस्ट पूछा जाता है तो पाली, पाली लैंग्वेज याद रखिए, पाली स्क्रिप्ट में लिखा गया था। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद ने रामाकृष्णा मिशन को आगे पहुंचाया था, मतलब कि उन्हें आगे प्रोपेगेट करते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं रामाकृष्ण मिशन। इनके गुरु का नाम था रामाकृष्ण परमहंस। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या चीज होती है? जीडीपी बेसिकली जीडीपी किसी भी देश के बारे में ये बताती है कि उस देश में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन जोग्राफिकल ईयर, इन ए गिवन, आप कह सकते हो कि कोई एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसे जीडीपी कहा गया। उस टेरिटरी की बात हो रही है, उस पूरे देश के अंदर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन कंपनीज उसमें प्रोड्यूस कर रही हैं, बाहर की कंपनीज, पर जो भी सामान और जो भी गुड्स बन रहा है, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, वो आपकी टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, मतलब पूरे इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं द मॉनेटरी पॉलिसीज इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन गलत हो गया। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, तो आंसर रहेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काम होता है कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई क्या करती है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उन्हें मैनेज करती है, कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है अकॉर्डिंगली की इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है। एक साथ में यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन मेंटेन करता है, तो यहाँ पे रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी पूछा रहेगा तो आपका आंसर रहेगा आरबीआई। डब्ल्यूटीओ बेसिकली प्रमोट्स, डब्ल्यूटीओ का बेसिकली काम क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का काम होता है मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 में बनता, इससे पहले जो था वो गैट था। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। अब हम बीएससी की बात करते हैं। बीएससी सेंसेक्स जो है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। ये कितने स्टॉक्स में कितनी कंपनीज के साथ डील कर रहा है, कि कंपनी स्टॉक से डील कर रहा है, तो 30 रहेगा इसका। विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो विक्टोरिया फॉल्स रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, तो विनस रहेगा। विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, अगर मैं इंडिया के सेक्टर्स की बात करता हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा सेक्टर पे करता है, तो वो रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे कम पैसा किस सेक्टर से आता है, तो आंसर रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो रहेगा सर्विस सेक्टर। सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री रहेगी और थर्ड पे रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। हाउ डू यू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड को नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है एनीमोमीटर। नेम द रिवर दैट इज नॉट क्रॉस बाय एनी ब्रिजेस, ऐसी कौन सी रिवर है जिसपे कोई भी ब्रिज नहीं है, तो उसका नाम है अमेजोन। अमेजोन ब्राजील में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर भी है। कैपिटल ऑफ म्यांमार, नाइपीतो। नाइपीतो जो है वो कैपिटल है म्यांमार की। ये म्यांमार कुछ टाइम से न्यूज में है। म्यांमार न्यूज में इसलिए क्योंकि म्यांमार में एक एक माइनॉरिटीज हैं जिनका नाम है रोहिंग्यास। तो रोहिंग्यास पे काफी एट्रॉसिटीज हो रही थी। एट्रॉसिटीज की वजह से क्या हुआ कि उन्हें अपना घर बार छोड़ के वहां से भागना पड़ा। तो कुछ रोहिंग्यास इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बांग्लादेश की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए काफी न्यूज में था ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, रोहिंग्यास माइनॉरिटीज जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो आंसर है म्यांमार। सी ऑफ गैली इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज, जो सी ऑफ गैली है बेसिकली ये इजराइल में लोकेटेड है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। फॉर्मिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो लाल चींटियां होती हैं वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। अब बात करते हैं मॉस्किटो की। मॉस्किटो, उस मॉस्किटो की बात करते हैं जो जीका वायरस को कैरी करता है। तो जीका वायरस को जो कैरी करता है उस मॉस्किटो का नाम है एड्स इजिप्टी कहते हैं इसे। सन की फोटोग्राफिंग करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोहाइलोग्राफ। जो सिल्क के कीड़े होते हैं वो किस चीज पे फीड किए जाते हैं, वो फीड किए जाते हैं मलबरी लीव्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं केमिकल की, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है मैंगो को पकाने के लिए, तो उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। अगर हम बात करते हैं ग्वाइटर की, ग्वाइटर बेसिकली क्या होता है, गले के पास ना एक मोटा सा ऐसे घिंगा सौड़ा हो रहता है, तो वो उसे ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर बेसिकली होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। आपने सुना भी होगा कि हमें जो भी साल्ट खाना चाहिए उसमें आयोडीन होना चाहिए, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें ग्वाइटर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो बनाना तो वो भी मेंशन कर देना। कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।